नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। बड़ी खबरें लेकर इस खास बुलेटिन में आपके साथ हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की यानी अपना योगदान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% उन्हें मिलेगा। साथ ही अगर कोई 10 साल बाद ही नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस स्कीम से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एन्युएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज़्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और इसी लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशांत हमारे सहयोगी इसी मामले पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, लगातार इसे कवर कर रहे हैं। प्रशांत, इसको लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? सरकार कह रही है कि ये पहले से बेहतर है, लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक मसला भी बना हुआ था, तो इसको लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंच रही हैं? क्या कह रहे हैं जिनके पास ये फ़ायदा पहुंचना है?
प्रशांत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? जी प्रशांत, जिस तरह से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि ये पहले से बेहतर है, तो ऐसे में क्या इसका स्वागत किया जा रहा है जिनको इसका फायदा पहुंचना है? प्रशांत सुन नहीं पा रहे हैं हमारी आवाज। एक बार फिर से हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है कादम्बनी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी प्रशांत, ऐलान किया गया है, बोला गया है कि पहले वाले से बेहतर स्कीम है, ऑप्शन है कि केंद्रीय कर्मचारियों के पास कि वो चुन सकें, तो इसको कुल मिलाकर किस तरह से देखा जा रहा है? जी देखिए कादम्बनी, आज प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन होते हैं उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। आप जानती हैं कि ये मामला पिछले कई सालों से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और कांग्रेस ने खासकर इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया है। आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और माना जाता है कि इसका फ़ायदा भी कांग्रेस को खासकर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में उसे मिला और वहाँ उसकी सरकार बनी। तो ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी था। तो अब सरकार ने इस पिछले साल ये घोषणा की थी कि टीवी सोमनाथन, जो अब कैबिनेट सचिव बन गए हैं, उस समय वो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी होते थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उसके आधार पर आज बड़ा फैसला किया है। 23 लाख जो कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा ज्वाइन की है, सरकारी नौकरी में वो आए हैं, उनके लिए एनपीएस लागू किया गया था और एनपीएस को लेकर कई शिकायतें थी और सबसे बड़ी जो शिकायत थी कि सालों तक नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को ये पता नहीं है कि आखिर उनको कितना पेंशन मिलेगा, क्योंकि वो कई चीज़ों पर निर्भर करता था। उनका कॉर्पस कितना बनता है, कितना पैसा उन्होंने जमा किया है, उसे जो बाजार में लगाया गया उससे कितना रिटर्न आया है, कई चीज़ों पर आपका पेंशन निर्भर रहता था। लेकिन अब सरकार की ओर से ये गारंटी दी गई है कि अगर आप कम से कम 25 साल की सेवा कर लेते हैं और उसके बाद रिटायर करते हैं, तो जो भी आपके रिटायरमेंट से 1 साल पहले 12 महीने में आपकी जो औसत सैलरी थी उसका कम से कम 50% ज़रूर आपको पेंशन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी शिकायत थी, उसे दूर कर लिया गया है। दूसरा, फैमिली पेंशन को लेकर भी कई शिकायतें थी, उसको भी लेकर अब एश्योर रिटर्न कम से कम 60% फैमिली पेंशन मिलेगा। तो बड़ा मुद्दा था और उसको सरकार ने अब उसको एड्रेस किया है, जिससे सरकार का दावा है कि 23 लाख जो कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा होगा। और 23 लाख की ही बात नहीं है, इसका मैसेज जो जाएगा पॉलिटिकल, वो भी सरकार को उम्मीद है कि काफ़ी दूर तक जाएगा और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है ये, और कर्मचारियों को इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा और किस तरह से इसको देखा जा रहा है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा हैं, सचिव हैं एनसीजेसीएम के, और वेद जैन हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईसीएआई के। सबसे पहले शिव गोपाल जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये ऐलान किया गया है, एक नया ये स्कीम है और सरकार कह रही है कि पहले से काफ़ी बेहतर है, जो नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम जिसको कहा गया, उससे बेहतर है। आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि 20 साल हो गए हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ते हुए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये प्रधानमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी के साथियों को बुलाया, तो इससे कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह हुआ है और उनको बहुत अच्छा लगा है। दूसरी बात, उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वो जेसीएम स्कीम को और मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की जो भी कठिनाइयां हैं उनको मिल बैठ करके दूर करने का काम किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो हमारे होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सोमनाथन साहब को वहीं पर कहने का भी काम किया। जी। तीसरी बात जो आपने कहा है, मैं कादम्बरी जी उसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि इतने साल हम लोग लड़ाई लड़े और यही कहते रहे कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करो। हाँ। अभी जो स्कीम इतने दिनों से हम लोगों ने निगोशिएट की है, जो कमेटी ने इस पर काम किया, जो सोमनाथन जी की अध्यक्षता में बनी थी,
तो करीब करीब ओपीएस के जो फायदे थे वही इसके अंदर हमको देने का काम हुआ है। हाँ आधी पेंशन भी मिलेगी एवरेज पे की, और जो है वो उसके ऊपर डीएनएस पे भी मिलेगा। 60% जो है वो हमको अगर कोई पेंशन धारक मर जाता है तो उसकी फैमिली को भी मिलेगा, हाँ और मिनिमम 10,000 रुपये उसको जरूर मिलेगा। हाँ 25 साल के ऊपर जो है फुल पेंशन मिलेगी। जो लोग इस बीच में रिटायर हो गए हैं 3,000, 4,000, 5,000 रुपये लेकर के, उनके केसेस भी रिव्यू किए जाएंगे और उनको भी इसका लाभ मिलने का काम होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो काफ़ी एक तरीके से अचीवमेंट होने का काम हुआ है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे कर्मचारी वर्ग में काफ़ी संतुष्टि हो। तो शिव गोपाल जी, आप कह रहे हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वही ये अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में? नहीं, फर्क तो है। हाँ फर्क यह है कि जो कंट्रीब्यूशन जैसे पहले पीएफ मिलता था हम लोगों को हाँ उस पुरानी स्कीम में, तो अब जब से नई स्कीम चालू हो गई, लोग भर्ती होने लगे नए पेंशन के दायरे में, तो वहाँ पर कर्मचारियों का 10% कटता है, और सरकार पहले 10% देती थी, अब उसको उन्होंने 14% दे दिया। अभी इसको बढ़ा करके 18.5% देना पड़ेगा उनको जी। इस एश्योर्ड पेंशन देने के लिए। हाँ तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। हाँ। और हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% जितना था उतना ही है। हमारा जो 10% है उसके ऊपर भी सरकार ने मान लिया है कि हम रिटायरमेंट के समय में एक लमसम फंड जो है वो रिटायरमेंट के समय जैसे पीएम में मिलता था, हाँ। वैसे लमसम फंड जो है वो इनको भी देने का काम करेंगे। ठीक तो है। ऑलमोस्ट हम जो कह रहे थे सरकार ने करीब करीब वो सारी चीज़ें मान ली। चलिए, बढ़िया है अगर ऐसा है तो। और वेद जैन साहब, आप एक एक्सपर्ट के नज़रिए से जो बता रहे हैं यहाँ पर शिव गोपाल जी, कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम से, और न्यू पेंशन स्कीम से तो खैर काफ़ी बेहतर है। तो आपके नज़रिए में दोनों में क्या फ़र्क हैं, और कौन सा बेहतर लग रहा है आपको कर्मचारियों के हिसाब से? देखिए, स्कीम तो सभी अच्छी होती हैं। हाँ जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसे हम डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कहते थे जी। कि मैं कंट्रीब्यूट कुछ भी करूं लेकिन मुझे मेरा बेनिफिट डिफाइंड है, मुझे आप इतनी जो रिटायरमेंट की एवरेज सैलरी है वो हर महीने मुझे उसका आधा देंगे। दैट वाज ए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। हाँ 2004 में हमने इस व्यवस्था को बदला, हमने वहां कहा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में लिया है बेनिफिट की जगह, कि दोनों पक्ष एम्प्लॉयर दोनों एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका निवेश किया जाएगा, और निवेश करके जो भी रिटर्न आएगी उसके ऊपर वो पेंशन डिटरमिन हो जाएगी। हाँ जिससे एम्प्लॉइज में काफी रोष था, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी कि कितना मिलेगा, क्या निवेश का बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा, ये चैलेंज था। सरकार का ऐसा मानना था कि शायद निवेश में पैसे इतने आएंगे, शायद इससे भी ज्यादा बेनिफिट आ सकता है, लेकिन रोष था। लेकिन तीसरी चिंता सरकार को एक जबरदस्त ये थी कि एम्प्लॉइज की पेंशन का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि अगर उसी डिफाइंड बेनिफिट को कंटिन्यू करें तो उस खर्चे को कैसे मीट आउट करेंगे आने वाले बजट के अंदर। तो सरकार को इसलिए कहीं ना कहीं स्कीम को चेंज करना था, इसलिए 2004 में चेंज किया गया। आज जो स्कीम अनाउंस करी गई है वो एक मिक्स्ड है दोनों का, जिसमें एक अकाउंटिंग भी अच्छी की गई है, एक आगे का फ्यूचर का ध्यान भी रखा गया, और एम्प्लॉइज का भी बेनिफिट का पूरा ध्यान रखा गया है। अब इसमें आप देखिए क्या क्या है, सरकार ने आज कहा है कि हम आपको डिफाइंड बेनिफिट देंगे। जब आप रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद अगर आपने 25 वर्ष की सेवा पूरी की है तो आपको पूरी पेंशन, जो कि आधा महीने की तनख्वाह, आपको एवरेज जो सैलरी आखिरी 12 महीने में कमाई है वो मिलेगी। मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए की होगी, और शर्त यह है कि मिनिमम 10 साल की सर्विस की होनी चाहिए। फैमिली पेंशन 60% मिलेगी, जो भी रूल है उसके हिसाब से मिलती रहेगी। ये बड़ा अच्छा कदम उठा दिया सरकार ने कहा। लेकिन अब इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, पेमेंट कहां से आएगी? तो सरकार ने वो मिक्स किया स्कीम को, जो एनपीएस में 10% का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय से आ रहा वो कंटिन्यू करता रहेगा। सरकार ने कहा कि इसको जो हमने नई स्कीम बनाई है उसकी हमारी आज की डेट में जो हम एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से वर्किंग करते हैं कि पेंशन का खर्चा कितना पड़ेगा, तो सरकार को शायद 18.5% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एम्प्लॉइज की सैलरी का, ताकि वो निवेश इतना बड़ा हो जाए कि जब भी जिस सरकार के ऊपर वो पैसा देने का वो जिम्मेवारी आएगी तो उससे वो पैसा निकाला जा सके। एक बात इंपॉर्टेंट और कही, जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब आज कह रहे थे कि हर 3 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, यानी कि जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है 18.5%,
उस समय देखा जाएगा कि भाई ये कंट्रीब्यूशन से निवेश पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। उसमें अगर कमी होगी तो उसकी भरपाई भी सरकार करेगी, एम्प्लॉय से नहीं लेगी। तो अब ये अगर मैं इसका मिक्स का आपको निचोड़ बताऊं, अब 10% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी में से देना है, जो 5th पे कमीशन के बाद से कंटिन्यू कर रहा है वो कंटिन्यू करेगा। उसके बाद लगभग वही स्कीम एम्प्लॉयज के लिए हो गई जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। जो एम्प्लॉयज का मानना है कह रहे कि आप एवरेज 12 महीने की सैलरी का जो बनता है वो मिलेगा, उसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस महंगाई का इंडेक्सेशन आएगा वो मिलेगा, पेंशन के अंदर भी वो मिलेगा और फैमिली पेंशन के अंदर भी वो इंडेक्सेशन आएगा। तो मैं ऐसे माना कि एम्प्लॉयज के हिसाब से अगर जो ऑप्ट करे, क्योंकि एक चॉइस और दी है, क्योंकि अभी भी ये मानना है लोगों का या सरकार का ऐसा कि हो सकता है एनपीएस और ये जो नई यूनिफाइड आई है इसमें से कौन सी बेहतर है, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एनपीएस में आज की डेट में एनरोल्ड हैं, उनको ऑप्शन है कि वो स्विच ओवर कर सकते हैं या नहीं करें। हाँ। ये नहीं है कि सभी को यूनिफाइड में जाना ही जरूरी है। अगर किसी को लगता है कि यूनिफाइड अच्छी नहीं है, एनपीएस अच्छा, तो वो एनपीएस में कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये एक बार का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है इससे सरकार के बजट पे बहुत आसान हो जाएगा। सरकार को हर साल 18.5% अपनी सैलरी बिल का एक निवेश के रूप में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और जिसके लिए व्यवस्था रहेगी कि फ्यूचर जनरेशन को इसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि आज की डेट में भी केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पेंशन के बिल का बता है, और अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट को मिला लूं तो लगभग 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा पड़ता है। लेकिन अगर ये दोनों तरफ से निवेश हो जाएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और सरकार का एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आने वाली जनरेशन यानी आने वाले बजट के ऊपर भी भार नहीं बने। जी शिव गोपाल मिश्रा जी, एक जो फैक्टर होता था हमेशा डियरनेस अलाउंस का, डीए वाला, उसको लेकर क्लैरिटी है? डीएनएस का क्या पूछा आपने? मैं कह रही हूँ कि हर बार जो ये डियरनेस अलाउंस जो डियरनेस का जो बढ़ाया जाता था, उसको लेकर नए वाले स्कीम में बिल्कुल क्लियर है सब कुछ? बिल्कुल क्लियर है। हाँ। इसमें कोई भी मतलब संशय नहीं है। हाँ। बिल्कुल जितना डीपी बढ़ेगा उतना ही जो है वो डीआर भी बढ़ेगा और डीएनएस रिलीफ जो है वो कंटिन्यू करेगा। उससे 100 जो न्यूट्रलाइजेशन सर्विंग एम्प्लॉय को है वही रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी रहे। जी ठीक, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। ठीक है, वेद जैन साहब, बहुत संक्षिप्त में आपसे एक जवाब चाहूंगी कि एरियर्स अभी भी जो 800 करोड़ का माना जा रहा है और आगे जो है 6000 कुछ करोड़ का माना जा रहा है, तो सरकार का बोझ जो है वो बढ़ता है या फिर बराबर रहता है या कम होता है? नहीं, देखिए सरकार का बोझ तो बढ़ेगा। देखिए आज की डेट में सरकार ने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहा हुआ था और सरकार 14% कंट्रीब्यूट कर रही थी। अब आज सरकार ने कहा कि 18.5% हम कंट्रीब्यूट करेंगे और जो लोग पिछली स्कीमों में रिटायर हो गए हैं हम उनको भी इसके बेनिफिट देने का करेंगे। तो इस वर्ष के खर्चे में उन्होंने 6000 करोड़ का लगभग बजट रखा है और आने वाले सालों में इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो ओल्ड स्कीम के मुकाबले में ये बेनिफिशियल ये होगा कि हर साल आपको प्रोविजन करना है और उसका निवेश करना है, ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वेद जैन साहब और मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। बहुत चीज़ें साफ हो गई हैं इससे कि नई स्कीम क्या है, कहाँ क्या फ़ायदा है और किस तरह से इसमें कर्मचारी जो हैं लगातार कई सालों से इसके लिए लड़ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये सही है, पहले की तरह ही है और सरकार पर भले ही बोझ बढ़ता है लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो हैं इससे काउंटर जो हैं वो ज़रूर हो जाते हैं। रुक करते हैं हम कुछ और खबरों का, बात करते हैं हम गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की, जो छत्तीसगढ़ में थे और आज उन्होंने नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नक्सल हमलों में काफ़ी कमी आई है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश काफ़ी हद तक नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद पर मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। हम वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देंगे और मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में
69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब 17,000 लोगों की जान गई है, परंतु आज भारत सरकार बस्तर से बीजापुर और दंतेवाड़ा से लेकर धमतरी तक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए भी कटिबद्ध है। मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, ये दावा है कोलकाता रेपकांड के आरोपी संजय रॉय का। इस मामले से जुड़े 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और इस बीच सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम ने जब कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय को सियालदा कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति लेने के लिए पेश किया तो आरोपी ने एक बड़ा दावा किया। संजय की वकील ने एनडीटीवी को बातचीत में बताया कि कोर्ट में जब जज ने संजय से पूछा कि क्या आप पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो संजय ने कहा हाँ। जज ने फिर पूछा कि आप तैयार क्यों हैं, तो संजय ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है और मैं भी चाहता हूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट से सच सामने आए। संजय के वकील ने यह भी कहा कि घटना में अस्पताल के लोग ही शामिल हैं। शनिवार को सीबीआई ने घटना से जुड़े 7 किरदारों के पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू करवा दिए। इनमें आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में चला, जबकि आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 ट्रेनी डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का टेस्ट सीबीआई के ऑफिस में सीएफएसएल के एक्सपर्ट ने किया। तो आखिर सीबीआई टेस्ट के जरिए 7 किरदारों से क्या जानना चाहती है? 4 ट्रेनी डॉक्टरों ने मृतक लड़की के साथ हत्या से पहले आखिरी बार खाना खाया था। उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी मृतक लड़की से क्या बातचीत हुई, क्या मृतक लड़की ने उन्हें किसी तरह के उत्पीड़न के बारे में बताया, खाना खाने के बाद उनकी क्या गतिविधि रही। संदीप घोष से मामले को दबाने, परिवार और पुलिस को वारदात की जानकारी देर से देने, लड़की का शव देर से दिखाने और क्राइम सीन को सुरक्षित न रखने के पीछे की वजह पूछी जा रही है, जबकि वॉलंटियर से संजय की गतिविधि के बारे में पूछा जा रहा है। सीबीआई को शक है कि इन लोगों ने कुछ राज छिपाए हैं। इस बीच सीबीआई आरोपी संजय की बाइक को लेकर अपने दफ्तर पहुंची। इसी बाइक से आरोपी घूमता था। वारदात वाले दिन भी आरोपी इसी बाइक से आया और इसी बाइक से वारदात के बाद वापस गया। कहा जा रहा है कि वारदात वाले दिन भी आरोपी इसी बाइक से आया और इसी बाइक से वारदात के बाद वापस गया। बाइक पर केपी लिखा हुआ है, यानी कोलकाता पुलिस। लोगों के मुताबिक संजय खुद को पुलिस वाला बताकर धौंस देता था। आरोपी संजय राय की बाइक जिसको सीबीआई ने जब्त कर लिया है, ये देखिए बाइक को सीबीआई दफ्तर लेकर आई है और इस बाइक के जरिए ही आरोपी आरजेकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा था और इस बाइक को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। आप देखिए कि ये बाइक जो है ये आरोपी इस्तेमाल कर रहा था और वारदात वाले दिन आरजेकर मेडिकल कॉलेज से वो इसी बाइक पर गया था। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताएं और कथित भ्रष्टाचार की जांच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू कर दी है। सारे आरोप संदीप घोष पर हैं, जिनसे 9 दिनों में 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। एनडीटीवी की टीम ने आरजीकर अस्पताल में जाकर पड़ताल की। वहां छात्र अब भी धरने पर बैठे हैं। हम लोगों का जो पहला जो डिमांड था वो था दीदी का जो कल्प्रिट है, जो खूनी है या जो धर्षक है, उसको ढूंढ के निकाले। तो अभी तो उसका प्रोसेस सीबीआई के हाथ में है। एक ही चीज़ हम लोग बोलना चाहिए कि जितना तेज़ हो सके सीबीआई जांच करे, यही वो कहना चाहते हैं। एक ही डिमांड है हम लोगों का।
मेडिकल छात्रा की हत्या और उसके साथ रेप मामले की जांच की आंच अब आरजी कर कॉलेज में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले तक पहुंच गई है। सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों के पीछे बड़ी साजिश है और क्या दोनों मामलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।